हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मैं सीए पद्मा जैन, आपकी आईपीसीसी लॉ की टीचर। और मैंने अपना बीकॉम ऑनर्स किया था श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंसी। पिछले 25 साल हो गए, 25 साल ख़त्म हो चुके हैं मुझे पढ़ाते हुए। 26th ईयर मेरा चल रहा है और बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं आप लॉ में, जिसमें 30 मार्क्स का आपका बिजनेस लॉ रहेगा, 30 मार्क्स का कंपनी लॉ रहेगा, 40 मार्क्स का बिजनेस एथिक्स और बिजनेस कम्युनिकेशन रहेगा। आज जो मैं आपको क्लास दे रही हूँ बेटे मेरे, दैट इज़ ऑन बिजनेस लॉ। और इसका जो मोस्ट टेक्निकल चैप्टर है, सबसे लंबा चैप्टर और सबसे टेक्निकल, जिसमें थोड़ा बच्चा जो है सोचता है कैसे करें, तो उसको स्टार्ट कर रही हूँ, नेगोशिएबल एक्ट। और बहुत आसान लगेगा, ध्यान से सुनना पड़ता है, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ता है, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, कोई भी मुश्किल नहीं आएगी आपको। पूरी थीसिस कर डाली है मैंने इस चैप्टर की, इतना लंबा ज़माना पढ़ाते हुए, तो वेरी इंटरेस्टिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। ठीक है, अब ये जो है ना नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट आपका, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, वॉल्यूम देखिए, जो एक्ट का नाम है दैट इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट। बहुत आसान है, ठीक है। हाँ जी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब इसको ना सबसे पहले ये फील करो कि ये एक्ट आया कब, ये भी तो लर्न करना है ना। कोई भी आंसर लिखते हैं, आईपीसीसी में इतने सारे लॉज हैं, तो सारे लॉज का जो हमें ईयर है वो बहुत ज़रूरी है याद रखना। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 है। अब इसको मैं याद कैसे करूँगा, है ना। मैंने पढ़ा दिया, आपने समझ लिया, वेरी गुड। लेकिन भाई एग्जाम में तो याद किया हुआ लिखना है ना, तो वो याद करने की टेक्निक्स हैं बड़ी छोटी छोटी मेरे पास, जिससे आपको सारा याद हो जाएगा। तो बस सुनते जाइएगा। और इसमें 1881 को कैसे याद करें, इसके लिए ना थोड़ा सा फील करिए कि भाई साहब 19th सेंचुरी का लॉ है, तो आपको अपने आप याद होना शुरू हो जाएगा। 1881, इतना खूबसूरत कानून, इतना पहले बना, और भाई साहब कोई बदलाव नहीं, कोई अमेंडमेंट नहीं। एक अमेंडमेंट आया भी तो उसमें हमने सिर्फ एडिशन देखा, कोई डिलीशन नहीं देखा। फिर उसके बाद एक हल्का सा, बहुत ही हल्का सा चेंज आया, दैट्स ऑल। अदरवाइज जो बेसिक लॉ है, जो एज इट इज चल रहा है 1881 1881, वो तब से चल रहा है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल लॉ, रोज की जिंदगी से संबंधित है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो कौन से हैं हमारे यहाँ, है ना। उसके बाद फिर हम ये सीखेंगे कि नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, नेगोशिएट करने का मतलब, नेगोशिएट करते कैसे हैं, वाई वी कॉल देम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, है ना। तो वो धीरे धीरे, भागना नहीं है, और सारे सेक्शंस लर्न करने हैं आपने। मुझे जैसे लर्न है ऐसे ही आपको लर्न हो जाएंगे। मैडम जी आपने तो इतने साल पढ़ा लिया, आपको तो याद हो ही जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हर चीज़ को लर्न करने की छोटी छोटी टेक्निक्स होती हैं, वो टेक्निक्स आप मेरे से लेते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, जितने मार्क्स लाने हैं लाते चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। अब देखिए, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स है हमारे इंडिया में वो सिर्फ 3 है, ओनली 3 इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर इन इंडिया। एक उसमें से आता है प्रोमिसरी नोट, एक आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, और एक आता है चेक। और सेक्शन सीरीज में है सेक्शन 4, 5, 6। इसका मतलब है जो हमारे यहाँ पे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कितने हैं बेटे मेरे, तो आंसर आता है 3 है। पहला प्रोमिसरी नोट, ठीक है। दूसरा आता है बिल ऑफ एक्सचेंज, 11 स्टैंडर्ड से इसके ऊपर आप अकाउंट्स कर रहे हो, सीपीटी अकाउंट्स में आपने इसको पढ़ा, आईपीसीसी के चैप्टर्स में आता रहता है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल, वही है, आता है जो आपको ऑलरेडी। लेकिन अब हम इसकी चटनी बना देंगे टॉपिक की, बिल्कुल डिटेल में जाके इन डेप्थ नॉलेज मिल जाएगी आपको, राइट। और तीसरा आता है बेटे मेरे, दैट इज चेक।
तीनों वर्ड्स आपके सुने हुए हैं, रोज की जिंदगी के हैं, कितना आसान है, यस और नो। सेक्शंस की बात करी जाए तो सेक्शन 4, 5 एंड 6, तो 3 सेक्शंस हैं, सेक्शन 4, 5, 6। कितना आसान है इसको याद करना, समझ सकते हैं आप। हाँ जी, देखिए अब फिर से समझिए कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स सिर्फ 3 है इंडिया में, दैट इज प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। और सेक्शन 4, 5 एंड 6 सीरीज में है ना, तो आपको याद हो गए। हर बार पूछूंगी, हर बार बताओगे, चैप्टर के अंत तक पता नहीं कितनी बार पूछ लूंगी, तो वैसे ही याद हो जाएंगे। बहुत सिंपल है। अब असली वर्ड आता है कि ये तो हो गया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब। अब असली बात ये आती है कि व्हाट इज टू नेगोशिएट। जो नेक्स्ट वर्ड हमने सीखना बच्चे, वो है व्हाट इज टू नेगोशिएट। कि ये नेगोशिएट करने का क्या मतलब है। नेगोशिएट करने का मतलब है टू ट्रांसफर द राइट्स इन। जो वर्ड्स मैंने आपको सिखा दिए वो बिल्कुल एज इट इज मेमोरी में होने चाहिए। अगली बार मैं पूछूं तो वो बिल्कुल एज इट इज सेट। और दिस इज टू ट्रांसफर द राइट्स इन। इसीलिए मैंने आपको ना पहले नेगोशिएट का मतलब नहीं बताया, पहले मैंने आपको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब बताया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आपको समझ आ गया तो नेगोशिएट आपको जल्दी समझ आएगा कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक और प्रोमिसरी नोट। अब ये मेरा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, मैं इसको नेगोशिएट कर रहा हूं। मैं नेगोशिएट कर रहा हूं इसका मतलब है मैं अपना राइट किसी और को ट्रांसफर कर रहा हूं। दैट इज व्हाट इज टू नेगोशिएट। अब ये नेगोशिएट करने लायक है, इसलिए ये वर्ड क्या बना, नेगोशिएबल। इसका मतलब है इन इंस्ट्रूमेंट्स को हम नेगोशिएट कर सकते हैं। ये नेगोशिएट इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट्स नेगोशिएट करने के लायक हैं, therefore they are termed as negotiable instruments, right? अब इसमें सुनिएगा, सेक्शंस की जब बात आती है वो कैसे लर्न कर सकते हैं। तो नेगोशिएबल शॉर्ट में लिखूंगी, इंस्ट्रूमेंट्स की जो डेफिनेशन है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, दैट इज सेक्शन 13। नेगोशिएशन की जो डेफिनेशन है दैट इज सेक्शन 14। फिर एंडोर्समेंट एक वर्ड आएगा जो अकाउंट्स में आपने सुना होगा। जब आप मेरे से सीखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्लियर हो जाएगा ना पिक्चर बिल्कुल। तो दैट इज सेक्शन 15। तो इस तरीके से 3 सेक्शन फिर याद हो गए। पहले कौन से सेक्शन थे, मैं चुप क्यों, आपको याद कराने के लिए। सोचो कौन से सेक्शन बताए थे। तो सेक्शन था 4, 5 एंड 6। कौन सी चीज का था, पहला था प्रोमिसरी, फिर बिल, फिर चेक। अब फिर सीरीज में 3 सेक्शन आ गए, दैट इज 13, 14, 15। 13 ने क्या बताया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का डेफिनेशन। 14 ने क्या बताया, नेगोशिएशन का डेफिनेशन, जो मैंने अभी नहीं बताया है। अभी तो मैंने बस आपको एक वर्ड बताया है कि नेगोशिएट करने का मतलब होता है अपना राइट ट्रांसफर करना। वो कैसे करते हैं वो भी मैंने डिटेल नहीं बताया आपको, राइट। नेगोशिएशन का मतलब सिर्फ यही है कि अपना हक आप किसी और को ट्रांसफर कर रहे हैं। फिर सेक्शन 15 एंडोर्समेंट क्या होता है, सीख लेंगे, भाग क्यों रहे हैं। वी हैव टू बी वेरी वेरी स्लो, क्योंकि जितना हम स्लो पढ़ेंगे उतना आपकी मेमोरी में सेट होगा। जैसे कोई नया वर्ड आप पहली बार देख रहे होते हैं, आपने कभी जिंदगी में वो वर्ड नहीं देखा, तो बी वेरी स्लो व्हाइल रीडिंग इट। अब ये वर्ड्स तो आपने सब देखे हुए हैं, मान लो किसी ने नहीं देखा हुआ, तो फिर वो नेगोशिएबल नहीं पड़ेगा, वो उसको नेगोशिएबल पड़ेगा। तो उसको सेट हो जाएगा ब्रेन में, लास्ट में यार एबल लगा हुआ था, ये तो बहुत आसान है। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, टू नेगोशिएट मीन्स टू ट्रांसफर द राइट्स इन। फिर नेगोशिएशन की डेफिनेशन सेक्शन 14। 13 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या बोलती है, वही जो मैंने आपको सिखाया। अच्छा, डेफिनेशन में भी सिर्फ ये लिखा हुआ है, हाँ क्या, कि इंडिया में इन 3 इंस्ट्रूमेंट्स को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। बोले तो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। इतना सही डेफिनेशन है। इसका मतलब है इंडिया में कोई 4th इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसको हम क्या मानते हो बेटे मेरे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, राइट। अब चलते हैं हम बिल ऑफ एक्सचेंज की तरफ। बिल ऑफ एक्सचेंज इसलिए क्योंकि वो आपने पहले अकाउंट्स में पढ़ा हुआ है,
तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा और फिर आपको पता चलेगा कितना नॉलेज है उसमें लेने के लिए, क्या आपको समझ आ रहा था अकाउंट्स के बेसिस पे, और क्या है जो लॉस है आपके एडिशन हो गया नॉलेज में. सो यू विल हैव शेयर एंजॉयमेंट, राइट. तो इसलिए अपन बिल ऑफ एक्सचेंज से शुरू करेंगे. सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, स्टोरी बनाते हैं. मेरे लॉ में जब भी मैं पढ़ाती हूँ तो सारा टाइम स्टोरीज चलती रहती हैं. ये स्टोरीज ही सारा बेस है. क्यों? क्योंकि मम्मा जब भी बच्चे को कोई स्टोरी सुनाती है तो स्टोरी बच्चे को याद रहती है. फ्रेंड कोई भी, इट्स नॉट कि मम्मा सुना रही हैं, कोई भी किसी को स्टोरी सुनाता है तो आपको किसी की भी स्टोरी याद रहती है ना. तो आप किताब को स्टोरी की तरह क्यों नहीं समझते? अगर आप किताब को भी एक छोटी सी स्टोरी मान लो तो आपको लगेगा ही नहीं आप पढ़ाई कर रहे हो. आपको लगेगा आप तो बस किसी की कहानी सुन रहे हो. जैसे मैं एक छोटी सी कहानी अभी शुरू कर रही हूँ बिल ऑफ एक्सचेंज की, राइट. अब देखो, एक था स्टोरी हमेशा यही रहेगी पूरे चैप्टर में, कोई चेंज नहीं होगी, नाम चेंज नहीं करूंगी, जिससे कि जो एक माइंडसेट तैयार हो जाएगा उसके हिसाब से आगे बहुत कंफर्ट बढ़ता चला जाएगा. इसलिए स्टोरी को चेंज नहीं करूंगी. कि मान लीजिए एक बंदा है ए, ठीक है, एक बंदा है हमारा बी. अब जो ए है ही इज द क्रेडिटर, भाई साहब ने पैसे लेने हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हम इसकी क्यों बात कर रहे हैं, बिकॉज ही इज द डेटर. विषय आया भाई साहब कितना पैसा लेना है, तो आंसर आया 10,000 रुपए, कि ए ने बी से 10,000 रुपए लेना है. अब 2 महीने हो गए भाई साहब दिमाग खाते हुए अगले का, भाई साहब पैसे दे देते. बी क्या बोलता है, हाँ जी दे दूंगा. वो थोड़े थोड़े दिन बाद जाता, भाई साहब वो पैसे का क्या हुआ, हाँ मैं दे दूंगा. एक दिन ए परेशान हो गया, कहते यार 2 महीने हो गए यार, इस बंदे से पैसे नहीं दिए जा रहे मेरे. तो वो उसको जाके क्या बोला, भाई साहब सच सच बता दो पैसे दोगे या नहीं दोगे. तो बी क्या बोलता है, कहता है आपको मेरे पे डाउट है. तो ए क्या बोलता है, ओ यार डाउट नहीं है तभी तो आता रहता हूं, मुझे पूरी उम्मीद है आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन पैसे भी तो दो ना यार, 2 महीने हो गए मेरे भाई साहब, कोई समझ होती है इंसान की. बोले यार सच्ची बताऊं, बोले यार आप झूठ थोड़ा ना बोलोगे, मुझे भी पता है, बताओ क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम बताओ ना फिर है तो. बोले यार पैसे हैं नहीं है. बोले यार फिर तो कुछ तो बताओ ना कब दोगे. कहता अच्छा 3 महीने बाद. वो कहता 3 महीने बाद. कहता अभी अभी आपने तो कहा कि सच सच बताओ, आप सच बता रहे हो तो आप गुस्सा खा रहे हो, इसलिए हिम्मत नहीं हो रही थी बताने की. कहता मतलब एक 10,000 देने के लिए अभी आपको 3 महीने चाहिए. बोले अब चाहिए, अब क्या करूं, बुरे दिन चल रहे हैं, बता के तो आते नहीं है, अब नहीं है कुछ भी. कहते सच्ची कह रहे हो आपके पास कोई पैसा नहीं है, आप नहीं दे सकते और आपको पूरे 3 महीने चाहिए. बोले अब भाई साहब क्या कहूँ मैं, स्थिति तो ऐसी ही है, साथ दे दो तो अच्छा है. बोले यार ये तो बहुत लंबा टाइम है. बोले अब ऐसा ही है जी, बस माफ़ करो जी मेरे को तो. बोले यार माफ़ तो ठीक है, चले काम करता हूँ, मैं एक बिल बना देता हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज, तू उसको एक्सेप्ट कर दे तो मुझे भी थोड़ी तसल्ली हो जाएगी, कागज़ पड़ा रहेगा मेरे पास. 3 महीने बाद आके तेरे से वो कागज़ दिखा के पैसे ले जाऊंगा. तंग तो तू करेगा नहीं, मुझे भी पता है अच्छा इंसान है, भाई मैंने भी तो आगे पेमेंट्स करनी है ना. बोले हाँ ऐसे कर सकते हैं. बोले पक्का फिर भिजवा दूँ कागज़. बोले हाँ यार भिजवा दो, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल उसको एक्सेप्ट कर लूँगा. बोले चलो ठीक है करता हूँ मैं ये काम. बोले थैंक यू, आपने मुझे 3 महीने का टाइम दिया, शुक्रगुजार हूँ मैं आपका. बोले कोई नहीं भेजता हूँ, ठीक है. अब ए ने क्या किया, अब ए ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया. बिल ऑफ एक्सचेंज कैसे बनाएगा, जिसमें उसने क्या लिखा, आपने कहा मैडम जी ये प्लेन पेपर उठा लें, रजिस्टर के कागज पे बना दें, तो आप प्लेन पेपर पे बना दो, लेकिन आपको रेवेन्यू स्टैंप होती है ना, इंडियन स्टैंप एक्ट के तहत. कौन सा एक्ट है, इंडियन स्टैंप एक्ट. उसके तहत गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट क्या बोलती है, भैया आपस में बोर्ड ट्रांसैक्शन करते हो पैसे के लेने देने की, एक हिस्सा इधर भी दे दिया करो, इतना बड़ा देश हवा में नहीं चल रहा, हमें भी खर्चे करने होते हैं, सारे रिसोर्सेज यूज़ करते रहते हो, तो एक पैसा इधर भाई. तो जब भी हमारे अमूमन आप देखेंगे जब भी पैसे का लेन देन होता है, कोई भी ट्रांसैक्शंस होती हैं, प्रॉपर्टी की ट्रांसफ़र है, बहुत बेशुमार ट्रांसैक्शंस ऐसी हैं जिसपे गवर्नमेंट कहती है भी आपस में आप बिजनेस जब करते हो तो हमें भी कुछ हिस्सा चाहिए. और इस हिस्से को गवर्नमेंट ने क्या बोला बच्चे मेरे, स्टैंप ड्यूटी. कौन सा बोला, स्टैंप ड्यूटी. और कौन सा एक्ट बोला,
इंडियन स्टैम्प एक्ट, राइट। तो वो रेवेन्यू स्टैम्प आपको यूज करनी पड़ेगी, या फिर आप स्टैम्प पेपर ले लो जो बड़े आराम से अवेलेबल हो जाता है। आपने कहा जी मान लो जी हम रेवेन्यू स्टैम्प नहीं लगाते, हम स्टैम्प पेपर भी नहीं यूज करते, क्या हो जाएगा? आपके कागज की वैल्यू ही नहीं है। मतलब ये जो है ये कागज वॉइड एब इनिशियो है, ये नलिटी है, इट हैज नो सेंस। यस, इट हैज नो सेंस इन सेंस ऑफ बिगिनिंग। गवर्नमेंट इसको मंजूर करने को तैयार ही नहीं है कि इस कागज की कोई वैल्यू भी है। इसका मतलब है स्टैम्प पेपर मस्ट है या फिर रेवेन्यू स्टैम्प। गवर्नमेंट को अपना हिस्सा चाहिए, उसके बिना आप कागज नहीं बना सकते, ना बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकते हो, ना आपका प्रोमिसरी नोट बना सकते हो, राइट। अब फिलहाल हम सेक्शन कौन सा था बिल ऑफ एक्सचेंज का? दैट वाज सेक्शन 5, राइट। ऐसे बोलती रहूंगी, ऐसे आप सुनते रहोगे, फिर मुझे सुनाते रहोगे, सारा याद हो जाएगा। सो सिंपल, कहानी याद करने की है। मार्क्स किसके आते हैं? जिसकी मेमोरी में सब कुछ होता है, जो एग्जाम में जाके भाई साहब बिल्कुल टीप देता है, यहाँ से यहाँ। मैंने आपसे पूछा भाई आपका नाम क्या है, आपने सेकंड में बता दिया। मैंने कहा आप कहाँ रहते हो, आपने सेकंड में बता दिया। मैंने कुछ भी आपकी लाइफ की डिटेल पूछी, आपने बता दिया। क्यों? क्योंकि वो आपकी मेमोरी में स्लॉट्स हैं, उस स्लॉट से निकाला और इन्फॉर्मेशन दे दिया। फिर मैंने आपसे अकाउंट्स का कोई कॉन्सेप्ट पूछा जो आपने कुछ 2-3 महीने पहले पढ़ा, आपने कहा हाँ पढ़ा तो था, क्या था? ये क्या कर रहे हैं आप? ये आप अपनी मेमोरी पे जोर डाल रहे हैं कि यहाँ कुछ डाला तो था लेकिन वो ध्यान नहीं आ रहा मुझे मैडम। क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ? क्यों? क्योंकि वो आपने इतनी बार नहीं देखा जितनी बार अपना नाम बताया, जितनी बार अपना एड्रेस बताया। एक रास्ते पे 100 किलोमीटर का रास्ता है, आप और मैं चलते हैं, आप ड्राइव करो, रास्ता मैं समझा दूंगी आपको। एक बार में थोड़ी ना याद हो जाएगा 100 किलोमीटर कैसे लेफ्ट और कैसे राइट लिए थे जी। लेकिन अगर आप उस रास्ते पे 2 बार चले गए, 3 बार, 4 बार, 5 बार, भाई साहब हर किसी को याद हो जाएगा। फिर वो क्या बोलेगा, आप बैठो जी आराम से, मैं चलाता हूँ, पहुंचा दूंगा आपको जिधर कह रहे हो आप, नो प्रॉब्लम्स आर देयर। व्हाट इज दिस? दिस इज रिविजन। द वर्ड इज रिविजन। री मतलब बार बार, दोबारा, और विजन मतलब नजर। तो रिविजन क्या होता है? जब किसी चीज को हम बार बार देखते हैं तो वो याद हो जाता है, राइट। तो ऐसे ही जब मैं बार बार सेक्शन बोलूंगी, बार बार आपसे पूछूंगी, तो ये सब इस मेमोरी में चला जाएगा और उसी से ही मार्क्स आते हैं, उसी से ही कमाल हो जाता है, उसी से ही बाकी बच्चे कहेंगे यार बड़ा इंटेलिजेंट है, इतने मार्क्स कैसे ले आता है, वो हमें तो याद ही नहीं होता है, इसको कैसे हो जाता है। ओ भाई साहब इच्छा होनी चाहिए अंदर से, सब हो जाता है। इट्स वेरी कूल, वेरी सिंपल, राइट। तो सेक्शन स्टार्ट करते हैं। सेक्शन कौन सा था बताया था मैंने आपको अभी, सेक्शन वॉज 5। और चल क्या रहा है हमारा? बिल ऑफ एक्सचेंज। और कौन बना रहा था? जिसने पैसे लेने थे उसने कहा था मैं बिल बना के भेजता हूँ। इसका मतलब है बिल कौन बनाता है? अभी मैं ये हिंदी बोलूँ बिल कौन बनाता है, तो आंसर इज जिसने पैसे लेने होते हैं, राइट। अब देखना ध्यान से, वो क्या लिखता है? वो कहता है पे ₹10,000 टू ए और ऑर्डर थ्री months after date। देखो उसने बोला पे ₹10,000 टू ए और ऑर्डर 3 months आफ्टर डेट। ऊपर उसने एक डेट भी डाली, कोई भी डेट डालो, क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए डेट है हमारी 1 अक्टूबर 2014। तो बात आती है फिर कौन साइन करेगा? जिसने कागज बनाया वो साइन नहीं करेगा, ऑब्वियस ही बात है। तो फिर ए ने साइन किए, यहाँ पे उसके भाई के साइन आ गए। बात आती है ये कौन है? तो आंसर आता है ही इज द ड्रॉर। ही इज द ड्रॉर। ड्रॉर कौन है? मैं बोलूं जी ड्रॉर कौन होता है? तो ड्रॉर होता है राइटर, ड्रॉर होता है मेकर। कुछ बोल दो, क्या जा रहा है? टेक्निकल वर्ड सीखना है। टेक्निकल वर्ड क्या है? ड्रॉर। तो वो बंदा जिसने बिल बनाया उसको अपन क्या बोलते हैं? ड्रॉर, ठीक है। अब उसने क्या लिखा? उसने लिखा पे ₹10,000 टू एयर ऑर्डर 3 months आफ्टर डेट, और फिर उसने अपने साइन कर दिए। फिर उसने ये कागज बी के पास भेजा
और बी ने उस कागज पे लिखा एक्सेप्टेड, और फिर भाई ने अपने साइन कर दिए, और ये कौन बन गया? तो आंसर आया ड्रॉई। अब इसको फिर से देखो, वो क्या बोल रहा है? वो कहते हैं पे ₹10,000 टू एयर ऑर्डर 3 months आफ्टर डेट। फिर ए ने अपने साइन किए एज अ ड्रॉअर, फिर उसने बी के पास भेजा। देखो कानून है, हर शर्त पे ध्यान देना होता है, एक भी वर्ड फालतू का नहीं होता। लॉ मेकर्स ने कुछ सोच के लिखा होता है ना, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन एवरी वर्ड, राइट? तो ध्यान से सुनो फिर से कि उसने ये कागज बनाया, ए ने साइन किया, फिर उसने उसको बी के पास भेजा, फिर बी ने उसको पढ़ा, फिर उसने लिखा एक्सेप्टेड, अपना साइन किया, फिर वो कागज उसने वापस ए के पास भेज दिया। अब ये ए का बन गया बिल रिसीवेबल और बी का बन गया बिल पेएबल, राइट? अब इस एक कागज की कितनी डेप्थ है वो आप सीखने जा रहे हो मेरे से। ध्यान से सुनिएगा, छोटे छोटे पार्ट्स में लेंगे फिर से, तो इट विल बी वेरी कूल फॉर यू। नाउ कॉन्सेंट्रेट। अगर हमने बोला उसने सबसे पहले क्या लिखा था? पे ₹10,000। बल्कि चलिए सिर्फ पे की बात करते हैं ना, हम काहे को ₹10,000 की बात करें। अगर ये पे शब्द है तो इससे क्या पता चला? इससे पता चला अ बिल इज एन ऑर्डर, इट इज एन ऑर्डर। क्यों? प्लीज वर्ड यूज किया उसने। जब हम किसी को रिक्वेस्ट करते हैं तो हम क्या बोलते हैं? सर प्लीज मेक द पेमेंट, सर यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड, आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड। कहाँ यूज हो रहा है? यूज ही नहीं हो रहा। हम तो सिंपली क्या बोल रहे हैं? पे। अगर इसकी आप हिंदी करो, जो अभी मैंने लिखा था पे ₹10,000 टू एयर ऑर्डर 3 months आफ्टर डेट, तो इसकी हिंदी क्या है? ओ भाई साहब 3 महीने बाद ए को या जिसको ए बोले 10,000 रुपये पे कर देना, तो पे कर देना प्लीज कहाँ है? रिक्वेस्ट कहाँ है? कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब है पे से क्या पता चला? इट इज एन ऑर्डर। इसका मतलब है कल को एग्जाम में क्वेश्चन आया अ बिल इज एन ऑर्डर, तो आंसर इज यस, अ बिल इज एन ऑर्डर, राइट? उसके बाद जो वर्ड आया दैट वाज पे ₹10,000। तो इसका क्या मतलब है? कैन वी टॉक ओनली अबाउट मनी? तो आंसर इज यस, हम सिर्फ पैसा के बारे में बात कर सकते हैं, और वो भी कैसा पैसा होना चाहिए? तो आंसर आया डेफिनेट सम ऑफ मनी, डेफिनेट सम ऑफ मनी। बात आता है डेफिनेट क्या होता है? डेफिनेट होता है बिल्कुल क्लियर, एग्जैक्ट अमाउंट पता होना चाहिए, श्योर शॉट होना चाहिए कि कितना पैसे की बात हो रही है, अनसर्टेन नहीं होना चाहिए, ऐसे बोल दीजिए कि इट शुड नॉट बी अनसर्टेन, everything should be sure, exact, and we talk only about a sum of money। सिर्फ पैसे के बारे में बात करते हैं। मैंने आपको इतना सिखाया, अब मैं आपसे पूछूंगी, आप बता दोगे अगर आपने कुछ सीखा, राइट? ध्यान देना। अब सुनो, अगर मैंने लिखा पे ₹10,000 and give the white horse, आगे की स्टोरी है लेकिन हमें उस पर नहीं जाना ना, अपने को तो इधर ही टिकने का है। तो अगर हमने ये बोला पे ₹10,000 एंड गिव द व्हाइट हॉर्स, तो इट इज वैलिड और वॉइड? तो आंसर इज इट इज वॉइड। वॉइड मतलब इट हैज नो सेंस। आंसर, क्वेश्चन आया क्यों? क्या ये व्हाइट हॉर्स की बातें कर रहे हैं आप बैठे हुए? अभी किसकी बात करनी थी आपको? सिर्फ पैसा। वी टॉक ओनली अबाउट पैसा, राइट? तो हमें सिर्फ पैसे के बारे में बात करनी है, हम कोई व्हाइट हॉर्स या किसी भी और गुड्स या कोई भी और चीज के बारे में बात नहीं कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, आप बता देंगे। अगर मैंने बोला पे ₹10,000 एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, वैलिड और वॉइड? साइलेंट हूं, 10 सेकेंड सोच लो। मैंने बोला पे ₹10,000 एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, वैलिड और वॉइड? तो आंसर इज इट इज वॉइड। Why it is void? Because it is uncertain. What is uncertain? ओ भाई साहब इंटरेस्ट बता रहे हो, कितना इंटरेस्ट है जी? रेट तो बताया नहीं आपने,
आपने बोल दिया 10,000 रुपये दे दो और उसके ऊपर इंटरेस्ट, ओ भाई साहब किस रेट के हिसाब से? इसका मतलब है क्या हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए? यस, डेफिनेट सम ऑफ मनी, तो डेफिनेट तो तभी होगा ना बच्चे मेरे जब इंटरेस्ट का रेट भी मेंशन करोगे, तो ये अपने आप में इनवैलिड है। चलो वैलिड बनाओ फिर। वैलिड कैसे बनाएंगे? तो आंसर आता है, हाँ जी अब मेरी बात आगे बढ़ाते हैं। अब मान लो मैंने जो लास्ट बताया था आपको वो था पे ₹10,000 एंड इंटरेस्ट देयर ऑन, ठीक है। अब वो वॉइड था तो उसको वैलिड बनाओ, तो वो कैसे बनाओगे? तो आंसर आता है पे ₹10,000 एंड इंटरेस्ट, देखो सारी भाषा सेम है, देयर ऑन एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। अब ये क्या हो गया? वैलिड। बात आती है अब ये वैलिड क्यों हो गया? क्योंकि एवरीथिंग इज डेफिनेट। एवरीथिंग इज डेफिनेट मीन्स द अमाउंट इज सर्टेन। तो जब आपकी कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहती है तब वो वैलिड हो जाता है। बिल में सब कुछ सर्टेन होना चाहिए, कौन किसको क्या कह रहा है, कितने टाइम बाद कह रहा है, सब डेफिनेट, तो उसी से आपका माइंड खुलने लग जाएगा, राइट। अच्छा, अगर मैं ऐसे बोलूं पे ₹10,000, आप बता दोगे, ध्यान से सुनना, पे ₹10,000 इन टर्म्स ऑफ डॉलर। अगर हमने ऐसे बोला तो इट इज वैलिड और वॉइड? तो आंसर इज इट इज void. Why it is void? Because डॉलर एक्सचेंज रेट है ना। अब रुपीस को डॉलर की टर्म्स में देना है तो भाई साहब डॉलर का एक्सचेंज रेट भी तो बताओ। ओके, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पे ₹10,000 इन टर्म्स ऑफ डॉलर, exchange rate existing on 15th January 15, कैसे बोल सकते हैं? तो आंसर इज नो, ये अभी भी वॉइड है। क्यों? क्योंकि एक दिन में ही पता नहीं कितनी बार अप डाउन होता रहता है एक्सचेंज रेट का, सेल का अलग, बाय का अलग, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए फिर कैसे करें फिर? तो भैया एक्सचेंज रेट मेंशन कर दो ना। चलो वैलिड बनाते हैं, इसको वैलिड बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो हम लिखेंगे पे ₹10,000 इन टर्म्स ऑफ डॉलर $1 इज इक्वल टू ₹55। अब ये वैलिड हो गया। अब इसमें कहीं भी कोई भी कमी नहीं है। क्यों भाई साहब, इसमें कुछ कंफ्यूजन है क्या? अगर हम ये बोल रहे हैं पे रुपीज इन टर्म्स ऑफ डॉलर, तो हमने डॉलर का एक्सचेंज रेट तक दे दिया आपको, तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यस और नो? तो एवरीथिंग व्हेन इट बिकम्स सर्टेन देन इट इज वैलिड। कोई भी अनसर्टेनिटी आएगी तो ये क्या हो जाएगा बच्चे मेरे? वॉइड, राइट। आगे बढ़ते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, है ही इंटरेस्टिंग, पूरा चैप्टर इंटरेस्टिंग है, पूरा लॉ। अब देखो फिर से, अभी हमने सिर्फ दो ही बातें सीखी हैं, पे ₹10,000 है ना, फिर हमने उसमें लिखा था पे टू ए और ऑर्डर। अब बात ही आती है, मैं आपसे पूछ रही हूं, ठीक है, अगर मैं बोलूं पे टू ए और ऑर्डर, या मैं बोलूं पे टू ए, तो ये दोनों सेम है या डिफरेंट है? तो आंसर आता है, आपका गलत आएगा आंसर, इसलिए मेरे को ही बताना पड़ेगा। और इसका आंसर है कि ये सेम है, कि आप बोलो पे टू ए और ऑर्डर और पे टू ए, इट्स ऑल सेम। मतलब क्या है? इन दोनों का एक ही मतलब है। हाँ, क्या मतलब क्या है भाई? मतलब है आप ए को पे कर दो या जिसको ए बोले उसको पे कर दो। अब बात आती है, ये ए को पे करवा रहे हो तो ये ए है कौन? तो आंसर आता है पे। पे ही कौन होता है? इन हुज फेवर द बिल इज ड्रॉन। पे ही कौन हो गया? इन हुज फेवर द बिल इज ड्रॉन।
इन हुज फेवर द बिल इज ड्रॉन का मतलब क्या है? एक एक वर्ड, यू नो, स्टार्ट रिस्पेक्टिंग वर्ड्स. अगर आप अभी तक रिस्पेक्ट करते आए वर्ड्स की, वेरी गुड. नहीं तो सीखिए, हर शब्द की रिस्पेक्ट करना सीखिए. शब्दों में ही सब कुछ है. हर शब्द सीख लिया तो कहाँ दिक्कत, और फिर उसको मेमोरी में डाला, मार्क्स कैसे नहीं आएंगे? हर शब्द सीख लिया, इन डेप्थ नॉलेज ले लिया, मेमोरी में डाल लिया, एग्जाम में कॉन्फिडेंस लेवल से टीप दिया, कैसे हो सकता है मार्क्स ना आए? यही कारण है इतने मार्क्स आ जाते हैं. इट्स ऑल वेरी सिंपल. तो जब हमने बोला ए जो है वो पेई है, तो पेई का क्या मतलब है? जिसकी फेवर में हमने बिल ड्रॉ किया है, मतलब जिसको हम पेमेंट दिलवा रहे हैं, मतलब द वन हु हैज टू गेट द पेमेंट, राइट? तो अगर मैंने लिखा पे टू ए और ऑर्डर या पे टू ए लिखा, तो इसका क्या मतलब है? दोनों का एक ही मतलब है. पहली बात तो ये पकड़ो आप. अब वो मतलब क्या है कि भाई साहब ए को या जिसको ए बोले, ऑर्डर है ना, उसका ये मतलब है पे टू ए और ऑर्डर. ऑर्डर मतलब ऑन द ऑर्डर ऑफ ए. इसका मतलब है ए को या जिसको ए बोले उसको आप ये पैसा दे देना. और पे टू ए का भी यही मतलब है. ओके, मैं आपसे पूछूंगी, आप बता दोगे अगला. अगर मैंने लिखा पे टू ए ओनली, तो आंसर आता है क्या ये सेम है? तो आंसर इज नो. नो, हमें भी पता चल रहा है, इट इज डिफरेंट. कैसे? दिख नहीं रहा? इतना बड़ा वर्ड लिखा, ओनली. हिंदी नहीं आती? सबको आती है. तो जब हमने ये बोला पे टू ए ओनली, तो इसका क्या मतलब है कि आप सिर्फ ए को पे करिएगा. इसका मतलब है इस बिल को आगे पास ऑन करना पॉसिबल नहीं है. फिर ऐसा बना सकते हैं क्या? हाँ, बना सकते हैं. इट इज ऑल वैलिड. कानून ने हमें इजाजत दी है, हम इस तरीके का भी इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं. आप भूलो मत, दोनों के साइन होते हैं. अगर ऐसा लिख रहे हैं तो दोनों ने पढ़ा है, एक ने लिखा एक ने पढ़ा, काय को साइन किया. इसका मतलब कानून को ऑब्जेक्शन नहीं है ऐसा बनाने में, इसलिए हम ऐसा बना सकते हैं. दैट इज व्हाट इज पे टू ए ओनली, राइट? और ये डिफरेंट है. पे टू ए और ऑर्डर सेम है, बट पे टू ए ओनली डिफरेंट है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. अब फिर से लैंग्वेज पे वापस जाते हैं. पे रुपीज 10,000 टू ए और ऑर्डर. फिर नेक्स्ट लाइन आई थी 3 months और 3 months आफ्टर डेट. तो उससे पहले, इसको सीखने से पहले इसके साथ साथ एक चीज और सीखनी पड़ेगी. वो जो हमने डेट लिखी थी इंस्ट्रूमेंट में, 1 अक्टूबर लिखी थी. अगर आप ध्यान दो, ऊपर ऊपर हमने डेट लिखी थी 1 अक्टूबर 14, है ना, 1 अक्टूबर 14. ये उस इंस्ट्रूमेंट में हमने ऊपर ऊपर लिखी थी, यहाँ पे लिखी थी ना ये डेट. इस डेट पे ये बिल बनाया था. अभी देखो मैंने क्या बोला, जब ए ने ये बिल लिखा उस वक्त उसने ये डेट डाली. इसका मतलब मैं इसको लेके ऐसे बोल सकती हूँ कि उसने ये बिल उस दिन बनाया. तो इसको हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस? तो आंसर इज दिस इज डेट ऑफ द बिल. या फिर हम इसको बोल सकते हैं डेट ऑफ ड्रॉइंग, कि ये वो डेट है जब आपने बिल को ड्रॉ किया, राइट? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना. कि अगर मैंने बोला, हाँ ये वाला मुद्दा चल रहा था, मैंने बोला पे 3 months आफ्टर डेट, तो इसकी शुद्ध हिंदी तो आप भी कर सकते हो कि अगर मैंने बोला पे 3 months आफ्टर डेट, तो इसका मतलब क्या है कि जो डेट भाई साहब बिल पे लिखी है ना, उसके 3 महीने बाद पैसे दे देना आप. फिर से सोच लो, लैंग्वेज क्या थी? पे रुपीज 10,000 टू एयर ऑर्डर 3 months आफ्टर डेट. तो विच डेट? एक ही तो डेट लिखी हुई है बिल के ऊपर, तो फिर उस डेट से 3 महीने बाद. ओके, इसको क्या बोलते हैं? तो आप भी बोल दोगे मैडम ये तो आसान है, हम भी बता सकते हैं. तो आंसर इज यस, आप बता सकते हैं. दिस इज पीरियड ऑफ द बिल. क्या बोलते हैं इसको? पीरियड ऑफ द बिल. इसको और तरीके से भी याद कर सकते हैं, इसके बड़े सारे वर्ड्स होते हैं. इस जो 3 months का पीरियड है, इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं, दिस इज पुट्टी. हाँ, और ये क्या है? ये है, 4 शब्द आते हैं. एक तो आपने बोला ही अभी अभी, पीरियड. यूजेंस, जो आपको पक्का पक्का नहीं पता होगा. फिर आ गया टर्म, और फिर आ गया टेनर. टेनर, टेन्योर एक ही बात है, जो वर्ड्स बोलना चाहें आप.
तो ये 4 शब्द होते हैं क्या इसके? तो आंसर इज यस। नॉर्मली आप देखेंगे यूजान्स वर्ड मिलेगा आपको अकाउंट्स की बुक्स में, तो आप बिल्कुल उसको अच्छे से समझ जाएंगे. यू विल एंजॉय दैट वर्ड नाउ. सो देयर आर 4 वर्ड्स फॉर द सेम थिंग, दैट इज पे 3 months आफ्टर डेट. तो उसके लिए कौन से वर्ड्स हैं? पीरियड, यूजान्स, टर्म एंड टेनर. राइट. अब बात आती है, आगे बढ़ते हैं, कि अगर साइन की बात करें, है ना, जब इसने साइन किए थे, यहां पे उसने साइन किए थे, याद है आपको? ए साइन, और यहां पे हमने लिखा था भाई ये हमारा ड्रॉर है. तो आंसर क्वेश्चन आता है कि ये साइन मस्ट है क्या? ये सिग्नेचर जरूरी है क्या? तो आंसर इज, इसके बिना तो हम कैसे मानेंगे उसने बनाया? तो यस, आंसर इज ये जो ए के साइन है ये मस्ट है, इसके बिना काम नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि जो बिल बना रहा है भाई उसको बताना भी तो पड़ेगा कि मैंने बनाया है, तो साइन करो ना, आपने बनाया है. ऑर्डर कर रहे हो, मान लो किसी ने मेरे नाम से कोई ऑर्डर कर दिया, उसमें मेरी स्टोरी में मेरा नाम लिखा हुआ है कि जी ये इनको ऑर्डर कर रहे हैं, और मेरे साइन नहीं है, तो मैं बाद में कह सकती हूँ ना भाई साहब साइन तो दिखा दो. कहते हैं आपने ये ऑर्डर कैसे बना दिया? मैंने कहा एक मिनट, साइन दिख रहे हैं आपको, मैंने कैसे बना दिया? यहां से समझ आ गया आपको कि साइन के बिना कोई स्टोरी नहीं चलती है. राइट. उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, ध्यान देना, मान लीजिए यहाँ पे मैंने जो बिल बनाया था, चलिए मानना क्या दिख ही रहा था आपको कि हमने यहाँ पे लिखा था एक्सेप्टेड, है ना, और फिर बी ने अपने साइन किए, और ये बी भाई साहब कौन थे? तो आंसर है ड्रॉई थे. तो क्वेश्चन ये आया कि ये एक्सेप्टेड वर्ड जरूरी है क्या? इज दिस वर्ड मस्ट? तो आंसर इज नो. मतलब ये कि ओनली साइन मस्ट होते हैं. अगर एक इंस्ट्रूमेंट बनाया, उस पे ड्रॉर की जगह पे ए ने साइन किया और बी ने साइन करा बस, और लिख दिया ड्रॉई, और बस हो गया भाई. एक्सेप्टेड लिखने की क्या जरूरत है? आप साइन इसलिए कर रहे हो क्योंकि आप एक्सेप्ट कर रहे हो, नहीं तो आप साइन ही क्यों कर रहे होगे? तो दिस इज बट ऑब्वियस, वेरी सिंपल, कि अगर कोई अपने साइन कर रहा है एज अ ड्रॉई, तो वो डेफिनेटली इसीलिए कर रहा है क्योंकि वो उसको एक्सेप्ट कर रहा है. इसका मतलब है ड्रॉर के सिग्नेचर मस्ट हैं, लेकिन ड्रॉई के सिग्नेचर बिल्कुल भी मस्ट नहीं है. राइट. ओके, आगे बढ़ते. अब पॉइंट आता है कि क्या इसमें हम ऐसे बोल सकते हैं एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हुए? चलो उससे पहले एक चीज और सीखते हैं कि हाउ मेनी पार्टीज आर देयर. देखो कितनी कितनी बारीक बारीक बातें होती है ना, एक इंस्ट्रूमेंट और इतनी सारी बातें. तो ऐसे ही सीखते हैं, धीरे धीरे सब आ जाएगा, बट स्लो. वी हैव टू बी वेरी वेरी स्लो, ताकि मेमोरी में भी जाए कुछ, है ना. हमें मेमोरी में भेजना है, हमें सीखना सिखाना नहीं है, हमें मार्क्स लाने हैं. हमारा मकसद मार्क्स है. एक टैग लगाना है चार्टर्ड अकाउंटेंट बड़ा बड़ा, ताकि दुनिया को दिखे भाई साहब कोई बंदा है सामने. राइट. तो इसलिए मेमोरी, फॉर दैट स्लो. अब देखिए बात आती है हाउ मेनी पार्टीज. एक बिल में कितनी पार्टीज होती हैं? तो एक आता है बच्चे मेरे ड्रॉर, दूसरा आता है ड्रॉई, तीसरा आता है पेई. विषय आया हु इज द ड्रॉर. बिल्कुल ऐसे ही सीखना जैसे मैं सिखा रही हूं, बिल्कुल सेम भाषा चाहिए मुझे. मैंने बोला हु इज द ड्रॉर, एग्जाम का क्वेश्चन है ये, 1 मार्क का. सो द वन हु ड्रॉज द बिल, द वन हु ड्रॉज, सिंपल था ना, द वन हु ड्रॉज द बिल. फिर आया हु इज द ड्रॉई, अपॉन whom. यहां पे क्या सीखना है? अपॉन whom the bill is drawn. फिर क्वेश्चन आया हु इज द पेई. तो मैंने अभी भी सिखाया था इन हुज फेवर द बिल इज ड्रॉन. आप तो भाषा रटवाते हो जी,
तो एग्जाम में ऐसे ही लिखना होता है ना, अगर हम ऐसे सीखेंगे तभी तो हम ऐसे लिख के आएंगे। हमें अपनी हिंदी में तो रॉ हिंदी में थोड़ा ना बात करनी है वहाँ जाके, या रॉ अंग्रेजी में थोड़ा ना बात करनी है। मार्क्स चाहिए आपको तो ऐसे ही सीखना है आपको, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं बोल रही हूँ। आ जाएगा, सब आ जाएगा। अब देखो ड्रॉर कौन है, जिसने बिल ड्रॉ किया, द वन हू ड्रॉज द बिल। हु इज द ड्रॉई अपॉन होम, ये वो एक बच्चा जिसका नॉर्मल इंग्लिश है उसके लिए हेल्प हो रही है। आप में से मैक्सिमम होंगे जिनको सब आता होगा, वेरी गुड। मैं उस एक बच्चे की नज़र से पढ़ा रही हूँ जिसको थोड़ी सी तकलीफ है, तो उसकी तकलीफ भी खत्म करनी है मुझे, उसी की तकलीफ सबसे ज़्यादा खत्म करनी है, फिर मेरा क्या फ़ायदा अदरवाइज पढ़ाने का। आप भी समझदार है। तो देयरफॉर हु इज द ड्रॉई अपॉन whom द बिल इज ड्रॉन, मतलब अपॉन whom द बिल इज ड्रॉन, इसका मतलब है जिसके ऊपर आपने बिल ड्रॉ किया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है बेटे मेरे जिसको ऑर्डर किया है। बिल क्या होता है, बिल इज एन ऑर्डर, तो जिसने ऑर्डर किया ही इज द ड्रॉअर, जिसको ऑर्डर किया, किस बात का ऑर्डर, पैसा देने का, तो जिसको ऑर्डर किया ही इज द ड्रॉई, और हु इज द पेई इन हुज फेवर द बिल इज ड्रॉन। इन हुज फेवर द बिल इज ड्रॉन मतलब जिसके फेवर में आपने बिल ड्रॉ किया, इसका मतलब आप जिसको पैसा दिलवाना चाहते हैं, राइट। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय आता है, ये लैंग्वेज बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए नेक्स्ट टाइम आपके पास। अब ध्यान दीजिए, विषय ये आता है, कैन ड्रॉअर एंड पेई बी द सेम पर्सन। भाई साहब, ये ड्रॉअर और पेई एक ही व्यक्ति हो सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछूं, आप बोलोगे आप बताओ, हमें नहीं पता, तो आंसर इज यस, हो सकते हैं। आप में से किसी ने शायद सोच भी लिया हो कि हाँ ऐसे हो सकता है। अब क्या है ये, कैसे हो जाएगा? तो उसमें सिंपल है, जब आप ऐसे करते हो, पे ₹10,000 टू ए 3 months आफ्टर डेट, जो मैं शुरू से बना रही हूं, फिर साइन किया ए ने, फिर साइन किया बी ने, तो यहां पे ये ड्रॉअर, ये कहां गया, चलो फिर से बना लेते हैं। सुनिए, ये बनाते हैं, ये उसने लिखा पे ₹10,000 टू ए 3 months, शॉर्ट में लिख रही हूँ, आफ्टर डेट, और डेट भी उसने लिख दिया 1/10/14, और फिर उसने अपना साइन कर दिया, और फिर बी ने भी साइन कर दिया। अब जो ए है, ही इज द ड्रॉअर, एंड हु इज दिस, ही इज द पेई, तो ये पेई हो गया और ये ड्रॉअर हो गया। तो ये इसकी हिंदी क्या है, इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें वो कह रहा है कि 10,000 रुपये मुझे दे देना 3 महीने बाद। इसका मतलब है ड्रॉअर अपनी ही फेवर में इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, वो खुद को ही पैसे देने की बात कर रहा है, वो ऐसे कह रहा है कि आप मेरे को पैसे दे देना, राइट। तो जब उसने वो ऐसे ड्रॉ करके वो क्या बोलना चाहता है, वो ये बोलना चाहता है कि मैं आपको ये ऑर्डर करता हूं कि 3 महीने बाद आप मुझे ही पैसे दे देना। इसका मतलब है इस केस में ड्रॉअर और पेई दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। अब इसको हम बोलेंगे कैसे, इसको हम बोलेंगे इट हैपेंस when the drawer draws the instrument in his own favor. ये देखो वो क्या बोलता है, कहता है when the drawer draws the instrument in his own favor। इसका मतलब है जब ड्रॉअर ने अपनी फेवर में बिल ड्रॉ किया है, तब ड्रॉअर और पे दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, राइट। अब बात आती है कि क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, पे ₹10,000, डेट डाल दी हमने 1 अक्टूबर 14 सपोज, और फिर हमने लिखा पे ₹10,000 टू सी और ऑर्डर 3 months आफ्टर डेट। और फिर ए ने साइन कर दिया,
बी ने साइन कर दिया, बन गया ये आपका एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, बिल ऑफ एक्सचेंज। कैसे हो सकता है? तो आंसर इज यस, यही तो होता है। इसमें क्या हो रहा है? इसमें ये भाई साहब हमारे ड्रॉर है, ये एज यूजुअल ड्रॉई है, और ये हमारे पेई हैं। अब यहाँ पे जो ए है वो क्या कह रहा है? वो बी से कह रहा है ना, हु इज द ड्रॉर, जिसने बिल बनाया, हु इज द ड्रॉई, जिसको ऑर्डर किया। ए ने बी को ऑर्डर किया, उसने क्या बोला? भाई साहब 3 महीने बाद सी को 10,000 रुपये दे देना, या जिसको सी बोले उसको 10,000 दे देना। तो यहाँ पे ए ऑर्डर कर रहा है, किसकी फेवर में कर रहा है? सी की फेवर में कर रहा है। किसको ऑर्डर कर रहा है? बी को ऑर्डर कर रहा है। Therefore, how many parties are there? There are 3 parties. Who are these 3 parties? Drawer, drawee and the pay, and they are different in this case, right? Okay? समझ आया ना? सब बहुत सिंपल है, कूल, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। अब विषय उठता है, एक ना मैं स्टोरी लिखती हूँ, आपने मुझे बस ये बताना है कि वो ऐसे स्टोरी बन सकती है या नहीं बन सकती है, राइट? जैसे हमने बोला पे ₹10,000 टू ए 3 मंथ्स। आपने कहा मैडम ये हमेशा 3 होता है, फिक्स्ड है क्या? तो मैंने कहा नहीं भैया, आई एम सॉरी, ये फिक्स नहीं है, ये इसको आप 1 मंथ लिख दो, आप इसको 4 लिख दो, आप इसको 30 डेज लिख दो, आप इसको ऐसे बोल दो पे ऑन 20 अगस्त। भाई साहब सब पॉसिबल है, वो बाई चांस एग्जाम्पल में आ जा रहा है। तो एक बच्चे ने कभी मेरे से पूछा, कहता है मैम ये 3 मंथ फिक्स होता है क्या? तो मैंने कहा अरे भैया आई एम सॉरी, ये 3 मंथ्स लिखती रहती हूँ, तो ऐसा नहीं है, आप इस कितना भी यूजेंस, कितना भी पीरियड, कितना भी टर्म, जो भी आप बोलना चाहते हो बना सकते हो, राइट? तो जब हमने बोला पे ₹10,000 टू ए 1 मंथ आफ्टर डेट, ध्यान से देखिएगा, आपने बताना होगा। तो पे ₹10,000 टू ए 1 मंथ आफ्टर डेट आउट ऑफ स्पोर्ट्स फंड ऑफ ABC स्कूल। और फिर हमारे ए भाई साहब ने साइन कर दिया, बी भाई साहब ने साइन कर दिया, आपको पे ही किसी और को बनाना है, किसी और को बना लो। तो मैटर वो नहीं है, असली मैटर जो है वो ये है कि क्या हम ऐसे बोल सकते हैं पे आउट ऑफ स्पोर्ट्स फंड ऑफ ABC स्कूल? विषय ये आ रहा है, पॉइंट छोटा सा ये आ रहा है। या फिर मैंने बोला, चलो पहले इसी को ही ले लो, फिर वो आगे एग्जाम्पल बना के सिखा दूंगी, कि जब हमने ये बोला पे ₹10,000 1 मंथ आफ्टर डेट आउट ऑफ स्पोर्ट्स फंड, तो इसकी शुद्ध हिंदी करो। शुद्ध हिंदी बड़ी सिंपल सी है, भाई साहब 1 महीने बाद ए को 10,000 रुपये ABC स्कूल के स्पोर्ट्स फंड से निकाल के दे देना। तो आंसर आता है कि ये जो है ना, ये वॉइड है। क्वेश्चन पॉइंट इज कि ये जो है ये, हाँ जी चलिए देखिए, अब अगर मैंने ये बोला पे ₹10,000 टू ए 1 मंथ आफ्टर डेट आउट ऑफ स्पोर्ट्स फंड ऑफ ABC स्कूल, तो इसका मतलब है कि 1 महीने बाद ए को 10,000 रुपये निकाल के स्पोर्ट्स फंड से दे देना। तो ये जो है ये वॉइड है। बात आती है वॉइड क्यों है? तो उसका रीजन है कि ये अनसर्टेन है। बात आती है अनसर्टेन क्यों है? क्योंकि वो आप क्या कह रहे हो उसको, आप ये कह रहे हो स्पोर्ट्स फंड में से दे देना। कौन सा स्पोर्ट्स फंड? चलो है स्पोर्ट्स फंड, 1 महीने बाद वो स्पोर्ट्स फंड होगा कि नहीं होगा पता नहीं। 1 महीने बाद स्पोर्ट्स फंड तो होगा, उसमें पैसे होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। तो श्योर नहीं है ना, शायद हो शायद ना हो, शायद स्पोर्ट्स फंड हो शायद स्पोर्ट्स फंड ना हो, शायद स्पोर्ट्स फंड हो लेकिन पैसे हो शायद ना हो। तो इस शायद की वजह से ये अनसर्टेन हो गया, और इस वजह से ये इंस्ट्रूमेंट क्या हो गया? वॉइड हो गया। अब इसको वैलिड बनाते हैं। इसके लिए ना आपको एक वर्ड सीखना पड़ेगा, टू रीइम्बर्स। आता होगा शायद आपको, जिसको नहीं आता वो सीखे। व्हाट इज टू रीइम्बर्स? टू रीइम्बर्स मतलब उसको, जैसे एक एम्प्लॉय ने खर्चा किया, ऑफिस का खर्चा अपनी जेब से किया 1,000, फिर उसने वो पैसे ऑफिस से वापस ले लिए कि सर मैंने खर्च किया था, सर प्लीज रीइम्बर्स द अमाउंट। इसका मतलब जो मैंने आपका खर्चा किया वो पैसा मुझे आप लौटा दीजिए। तो जब ऑफिस ने उसका पैसा खर्चे का जो उसने किया वो पैसा उसको दे दिया, तो हम बोलते हैं कि कंपनी ने उसको उसके खर्चा रीइम्बर्स कर दिया। तो रीइम्बर्स होता है वापस निकाल लेना पैसा, राइट? अब जरा ध्यान दीजिएगा,
एग्जाम्पल की तरफ, बहुत अच्छा है, सिंपल सा। अब अगर इसी बात को जो अभी आपने एग्जाम्पल सीखा उसको मैं बोल दूं, पे ₹10,000 टू सी 2 months after date and get the amount reimbursed out of sports fund of ABC school। बाकी सब बातें हैं, डेट है, साइन है, सब कुछ है, हम मेन विषय पे रहेंगे। अब इसको समझिए, अगर हमने बोला पे ₹10,000 टू सी 2 months after date and get the amount reimbursed out of sports fund of ABC school, तो इसका मीनिंग चेंज हो गया। इसकी शुद्ध हिंदी हो गई कि 2 महीने बाद आप सी को 10,000 रुपये दे दीजिएगा और पे करने के बाद एबीसी स्कूल के स्पोर्ट्स फंड में से पैसे निकाल लीजिएगा। गेट इट रीइंबर्स्ड, इट मीन्स वो पैसे वापस ले लीजिएगा। अब यहाँ पे जो सी है, क्या उसको पेमेंट मिलते वक्त तकलीफ आई? पिछले केस में जिसको पेमेंट मिलनी थी उसको तकलीफ आ सकती थी, क्योंकि उसमें हमने ये कहा था स्पोर्ट्स फंड में से पैसे निकाल के दे दीजिएगा। तो शायद पैसे हो, शायद स्पोर्ट्स फंड हो, ये शायद के चक्कर में पेई को शायद पैसा मिले, शायद पैसा ना मिले। तो ऐसी सिचुएशन में जो पेई है वो तो एक बेचारा हो सकता है एक स्थिति पे आके। हम वो नहीं चाहते। हम इंस्ट्रूमेंट जब बनाते हैं तो हम किसकी सर्टेनिटी चाहते हैं? पेई की। हम ये चाहते हैं उसको कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए, क्योंकि उसने थोड़ी ना साइन किए हैं। साइन तो भाई साहब ड्रॉर और ड्रॉ ही नहीं किए हैं। तो अगले के हक ऐसे बनाइए कि उसको पेमेंट श्योर हो जाए। कानून ने ऐसा चाहा, इसलिए कानून ने कहा कुछ भी कंडीशन आप अटैच नहीं कर सकते हैं। इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। डेफिनेशन पढ़ेंगे डिटेल में, बिल्कुल एक एक वर्ड पे ध्यान दिलाऊंगी मैं आपके, लेकिन वो तब जब ये सारी चर्चा हो जाए कि जब हम बोलते हैं इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, व्हाई इट इज अनकंडीशनल? सो दैट पेई इज नेवर इन ट्रबल, उसको कभी भी पैसा लेने की कोई तकलीफ महसूस ना हो। इसका मतलब सारी जो सर्टेनिटी का कॉन्सेप्ट है वो किसको मद्देनजर रख के बनाया गया बच्चे? तो आंसर आता है पेई। उसको कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए भाई साहब पैसे लेते वक्त। अगर उसको श्योर है, अमाउंट श्योर है, समय श्योर है, पैसा मिलना श्योर है, तो बिल में कहीं कोई कमी नहीं है, राइट? इसलिए अब यहाँ पे क्या होगा, स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। मान लो जो हमारे ड्रॉय भाई साहब है, उन्होंने सी को 2 महीने बाद 10,000 रुपये दे दिए, लेकिन बाद में वो रीइंबर्स नहीं करवा सके, तो हमको क्या? उन्होंने तो खुद साइन किया था, पढ़ा नहीं था आपने? दिख नहीं रहा था आपको हम क्या लिख रहे हैं? पढ़ के ही साइन किया होगा ना। बोले ओहो मेरा तो पैसा ही रीइंबर्स नहीं हुआ। तो भाई साहब वो तो आपको भी पता था शायद आपको प्रॉब्लम आए, शायद ना आए। अब अगर प्रॉब्लम आ रही है तो हम क्या करें? साइन मत करते अगर इतना ही बुरा लग रहा था। आज तकलीफ आ रही है, मैंने साइन क्यों किए? हाँ, अपने आप से पूछिए, हमसे नहीं। हमने तो जब लिखा आपने साइन नहीं करना चाहिए था, आपने साइन किया, आप जानिए। हमारे सी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसका मतलब है कल को रीइंबर्स होए या ना होए, क्योंकि सी को ट्रबल नहीं है, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट में कोई कमी नहीं है, और इसलिए बट्टे मेरे ये क्या है? वैलिड है। देयर इज नो प्रॉब्लम एज सच, राइट? यहाँ पे जाके बिल ऑफ एक्सचेंज की चर्चा समाप्त होती है। अगली क्लास में फिर अगले विषय पे बढ़ेंगे। अगले विषय पे बढ़ने से पहले सबसे पहले सेक्शन 5 बिल ऑफ एक्सचेंज की क्या डेफिनेशन देता है उसको भी पढ़ेंगे, सो दैट आज तक का जो मैंने सिखाया है आज आपको वो मेमोरी में रखिएगा, ताकि अगली बार जब डेफिनेशन पढ़े तो आप कहेंगे अरे मैम मैं समझा दूँ, इट्स सो सिंपल। यस और नो? चलिए मिलते हैं। ओके, गुड बाय, सी यू।